एक घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पेड़ों के बीच एक गुफा। उस गुफा में रहती थी दो बहनें। बड़ी बहन का नाम था राधा, वो 21 साल की थी और छोटी बहन का नाम था मंजू, वो 19 साल की थी। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। ना रहने के लिए अच्छा मकान था, ना कोई खेत जो भी था, वह सब माता पिता के बीमारी के खर्च में चला गया। अब दोनों बहनों के लिए गुफा ही उनका घर था। बड़ी बहन राधा गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन मंजू चंचल, मासूम और हंसमुख थी। राधा रोज जंगल की लकड़ियां लेने जाती और बाजार में जाकर बेच आती और मंजू घर का काम संभालती थी। उस शाम राधा लकड़ियां लेकर लौटी थी और मंजू भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपनी दीदी की राह देख रही थी। राधा लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आई और बोली, देख मंजू, आज का गट्ठर बहुत भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार में जाकर बेचना पड़ेगा। तुमने खाना बनाया ना? बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, बना दिया। क्या दीदी, तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो? कभी तुम भी बनाया करो ना, मैं भी कभी लकड़ियाँ उठाकर लाया करूँगी। अरे पगली, तू छोटी है ना, इसलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा चौका, आटा पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे माँ पापा हमारे साथ होते तो हमें यूँ मेहनत ना करनी पड़ती। कितना अच्छा होता। माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और पापा काम से लौटकर हमारे लिए कुछ मिठाई लेकर आते। अरे तो फिर वही बातें लेकर बैठ गई। मंजू, भगवान ने माँ बाप को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी तो दी है ना। यह जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा की आवाज आ रही है, और चूल्हे की आंच में जो धुआं उठता है ना, ऐसा लगता है जैसे माँ पास बैठी है, हम अकेली नहीं है। दीदी, तुम मुझे हमेशा समझा देती हो। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता, चाहे यह जंगल कितना ही डरावना क्यों ना हो। दोनों बहनों ने उस रात देर तक बातें की। गुफा के बाहर सन्नाटा गिरा जा रहा था, पर उस गुफा में दोनों बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। दूसरे दिन सुबह जल्दी दोनों बहनों ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़ी। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट और बीच बीच में जानवरों की हल्की आवाजें आ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों बहनें लकड़ियों का गट्ठर उठाए बाजार की तरफ चल दी। बाजार में लकड़ियों की एक अच्छी दुकान थी। उस दुकान का मालिक भी बहुत दयालु था। वो लकड़ियों की अच्छी कीमत राधा को दे देता है और कहता है, ये लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। तुम जंगल के अंदर तक जाती हो क्या लकड़ियाँ लेने के लिए? हाँ चाचा, हम दोनों अकेली और अनाथ हैं। जंगल की एक गुफा में रहती हैं, इसलिए घर चलाने के लिए अच्छी सी अच्छी लकड़ियाँ लाती हूँ, ताकि अच्छी कीमत मिल सके। देखो बेटी, तुम्हें अगर तुम्हारी परेशानी का हल चाहिए तो तालाब के पास वाली लकड़ी लाओ। उसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। सुना है तालाब के पास वाली लकड़ी की कीमत 10 सोने के सिक्के तक है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं, वहां तक जाना इतना आसान नहीं है। वह तालाब के जंगल में बहुत अंदर है। और सुना है तालाब के पानी में एक चुड़ैल भी रहती है। ठीक है चाचा, चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते वक्त वह बाजार से कुछ राशन और सब्जियां लेकर अपने घर चली जाती है। जाते समय पूरे रास्ते राधा उस तालाब के बारे में ही सोच रही थी। घर पहुंचकर दोनों बहनें खाना बनाने लगती है। तब मंजू अपनी बहन से पूछती है, दीदी, आज आप कहाँ जाने वाली है लकड़ी लेने? ज्यादा जंगल के अंदर तो नहीं जाने वाली ना? क्या मैं भी आपके साथ चलूं?
नहीं नहीं मंजू, तुम यहीं रुको, मैं अच्छी लकड़ी लेकर आ जाऊंगी। मुझे तालाब के पास वाली लकड़ी लानी है। अगर एक बार भी उस लकड़ी को बेच देंगे ना, तो एक अच्छा घर गांव में खरीद सकते हैं। लेकिन दीदी उस तालाब में चुड़ैल रहती है, आप अकेली नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है मंजू, खाना खाने के बाद हम चलेंगे। दोनों बहनें जल्दी से खाना खाकर तालाब की तरफ निकल पड़ती है। दीदी कितनी देर से हम चल रहे हैं, तालाब तो अभी तक नहीं दिख रहा, मैं थक गई हूँ अब। इसलिए मंजू मैं तुम्हें कह रही थी, तुम मत आओ, थक जाओगी। अरे दीदी, अगर मैं नहीं आती तो आप अकेली पड़ जाती ना। चलते चलते तभी वहाँ एक चिड़िया राधा और मंजू से कहती है, रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? आगे मत जाओ, आगे एक तालाब है और उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है। राधा और मंजू आश्चर्यचकित हो जाती है। वे सोचती है यह चिड़िया बोल कैसे रही है। राधा उससे पूछती है, लेकिन तुम बोल कैसे रही हो? मैं हमेशा से एक चिड़िया नहीं थी, उस तालाब की चुड़ैल ने मुझे चिड़िया बना दिया है। मैं तो इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरे पिताजी ने उस चुड़ैल को पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए उसने मुझे चिड़िया बना दिया। इस पर राधा कहती है, आपको इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? जब मैं इस तालाब का पानी पीऊंगी तभी मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन उस तालाब का पानी लाना नामुमकिन है। तुम अगर उसे हाथ भी लगाओगी तो भी जल जाओगी, क्योंकि वह तालाब भी जादुई है। मंजू बहुत डर जाती है, लेकिन राधा आगे बढ़ती है। उसके पीछे पीछे मंजू और वो चिड़िया भी आ जाती है। उन सबको आता देख तालाब की चुड़ैल बाहर आ जाती है और कहती है, तुम क्यों आई हो यहाँ? अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। मुझे इंसानों की गंध से नफरत है। चली जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगी जैसे इस राजकुमारी का किया था। चली जाओ। देखिए, मैं और मेरी बहन हम दोनों अनाथ हैं। इस जंगल की एक गुफा में रहते हैं और घर चलाने के लिए जंगल की लकड़ियां काट कर बेचते हैं। हमें पता चला कि इस तालाब के पास वाली लकड़ियां बहुत कीमती है और इनका बाजार में भी बहुत दाम है। इसलिए हम यहाँ लकड़ियां लेने आई थी ताकि हम हमारी गरीबी से मुक्ति पा सके और गांव में एक अच्छा घर भी खरीद सके। आते वक्त रास्ते में यह चिड़िया मिली और इसने हमें पूरी सच्चाई बताई और मैं इस चिड़िया को आजाद करवाना चाहती हूँ। इसलिए आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं। इसके पिता ने मुझे यहाँ से निकलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। यह जगह मेरी है और मैं यही रहूंगी। मैं किसी को परेशान नहीं करती। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। आपको इस जगह से कोई नहीं निकालेगा। यह तालाब आपका ही है और आपका ही रहेगा। अगर आप इन्हें फिर से राजकुमारी बना देंगी तो हम महाराज से भी निवेदन कर सकते हैं कि इस जगह पर कोई भी ना आ सके। ठीक है, अगर मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब तुमने दे दिया तो ही इस तालाब का जल तुम ले जा सकती हो और इस तालाब का जल पीकर वो फिर से राजकुमारी बन जाएगी। पहली पहेली, मैं दिखता नहीं पर महसूस होता हूँ। मैं बिना छुए मर भी सकता हूँ। बताओ बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है डर। सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो। मैं रुक जाता हूँ लेकिन कभी ठहरता नहीं।
मैं आता भी हूँ और जाता भी हूँ, पर कभी लौट कर नहीं आता। बताओ मैं कौन हूँ? इस पहेली का जवाब है समय। सही जवाब। अब तीसरी और आखिरी पहेली, अगर इसका जवाब तुमने सही दे दिया तो ही इस तालाब का जल तुम ले जा सकती हो। मैं जिंदा नहीं हूँ, फिर भी रोई मरता हूँ। मेरे बिना कोई सो नहीं पाता और मेरे साथ कोई जाग नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूँ? अब राधा थोड़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि यह थोड़ी मुश्किल पहेली थी, लेकिन मंजू झट से जवाब देती है। रात है। बढ़िया, आज तक कोई भी मेरी इन तीनों पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया है। ले जाओ, जितना तालाब का पानी ले जाना चाहती हो ले जाओ, पर याद रखना यहाँ वापस कभी मत आना। क्या मैं यहाँ की थोड़ी लकड़ियाँ ले जा सकती हूँ? तुम्हें अब लकड़ियाँ ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी लड़की। राधा और मंजू कुछ समझ नहीं पाती। वह थोड़ा जल लेकर उस चिड़िया को पिला देती है। जैसे ही वह जल वह पीती है, वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। राधा चुड़ैल को भी शुक्रिया कहती है और सब वहाँ से निकल जाती है। वे सब गुफा की ओर चल पड़ी। चलते चलते वे तीनों अब थक चुकी थी, लेकिन एक दूसरे को हौसला देकर वे सब आखिरकार गुफा में पहुंच जाती है। राधा राजकुमारी से कहती है, आइए राजकुमारी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए और फिर हम सब राजमहल चल देंगे। ठीक है राधा। वे सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद का दृश्य देखकर वे सब हैरान और आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा सोना वहाँ पड़ा होता है। राधा कहती है, अब मुझे समझ आया क्यों वो चुड़ैल कह रही थी कि अब लकड़ियाँ ले जाने की मुझे जरूरत नहीं है। इसका मतलब है वो कोई बुरी चुड़ैल नहीं थी। मंजू कहती है, हाँ दीदी, सही कहा आपने। राधा और मंजू वो सारा सोना एक कपड़े में लपेट कर रख देते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर राजमहल जाने लगते हैं। चलते चलते वे गांव के चौपाल तक पहुंच जाते हैं। गांव के सारे लोग चौंक जाते हैं। तब एक चाचा आगे आकर पूछते हैं, राजकुमारी जी, आप कहाँ थी इतने दिन और जंगली तरफ से कैसे आ रही हो? तब राजकुमारी सारी कहानी गांव वालों को बताती है। जब पिताजी ने उस जंगल की चुड़ैल को भगाने की कोशिश की थी, तब उस चुड़ैल ने मुझे एक चिड़िया बना दिया था। पूरे 3 साल से मैं उस चिड़िया के रूप में वहाँ रह रही थी, बस एक उम्मीद लेकर कोई तो आएगा और मुझे यहाँ से आजाद कर देगा। और फिर आज यह दोनों बहनें यहाँ आई। दोनों बहुत साहसी और समझदार हैं। आज इनकी बुद्धिमानी और सूझबूझ की वजह से मैं फिर से राजकुमारी बन पाई हूँ। गांव वाले राधा और मंजू के हिम्मत की दाद देते हैं। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो पूरे गांव में किसी से नहीं हो पाया, वह तुम दोनों बहनों ने कर दिखाया है। शाबाश। और वह तीनों वहां से राजमहल की तरफ निकल जाती है। राजमहल के सारे सैनिक राजकुमारी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजकुमारी महल के अंदर पहुंच जाती है। उसके पिता उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। राजा रानी और उनके 2 बड़े बेटे अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमारी सारी हकीकत महाराज को बताती है, कैसे राधा और मंजू ने उसे बचाया और फिर से राजकुमारी बनाया। महाराज राधा और मंजू की हिम्मत की दाद देते हैं। वे बहनों की होशियारी देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी मुझे वापस मिल पाई है। मेरी बेटी को वापस लाने के लिए मैंने आज तक कितने प्रयास किए, लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं उसे फिर से देख पा रहा हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। तब राधा कहती है,
नहीं महाराज, हमें कुछ भी नहीं चाहिए और किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य ही है और हमने बस हमारा कर्तव्य पूरा किया है। बहुत अच्छा लगा ये देख करके हमारे राज्य में ऐसे भी लोग रहते हैं। देखो बेटियों, मेरे दोनों बेटों के लिए मैं ऐसे ही होशियार और समझदार रानियों की तलाश कर रहा था और आज मुझे वह मिल गई जो आगे चलकर इस राज्य को अच्छा बनाएंगी और हिम्मत रखती हैं। राधा और मंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राजमहल में शादी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी थी। वे भी महाराज के इस फैसले से खुश थी, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक से आने की वजह से वह कुछ विचलित सी थी। लेकिन महाराज के दोनों बेटे बड़े समझदार थे। उन्होंने दोनों बहनों को वह जैसी थी वैसे अपना लिया और सब खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे।